नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड की तमाम खबरें। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास का नामांकन किया। नामांकन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट उपस्थित रहे। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास का कहना है कि मैं अपने पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। नामांकन के समय पार्वती दास काफी भावुक भी नजर आई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी बड़े अंतर से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी। कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। ये कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या था? कांग्रेस के तो जो पैनल में प्रत्याशी थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए और उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के कामों से इम्प्रेस होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को तो इम्पोर्ट करना ही था। और ये तो, और मैं बसंत जी के बारे में क्योंकि मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जितना मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है, प्रभारी मंत्री के रूप में जितना मैंने उनके बारे में लोगों से बात करी, जितना मैंने समझा है, वो पहले बीएसपी से लड़े चुनाव, फिर वो आम आदमी से लड़े, आज वो कांग्रेस में है। तो मुझे जहां तक दिखता है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है, सेवा का उसका कोई वो नहीं है। वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए पार्टी चेंज करते हैं बार बार। और चंदन रामदास जी की उनके परिवार की यही खासियत रही है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार नेतृत्व यहाँ का दिया, 4 बार यहाँ पे विकास योजनाओं को धरातल पे उतारा। तो वो सेवा भाव से काम करते हैं और ये सत्ता पाने के लिए काम कर रहे हैं। उधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी का चेहरा बेनकाब होगा। बीजेपी नेताओं को अंकिता भंडारी मर्डर केस में जवाब देना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि वो वीआईपी कौन था। पेपर लीक घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आना, इस पर भी बीजेपी को जवाब देना होगा। किस तरीके से खनन को लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से पत्र जारी होते हैं, इसको लेकर भी बीजेपी को इस चुनाव में जवाब देना होगा। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इम्तिहान को पास करने में कामयाबी हासिल करेगी। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में का वीआईपी कौन, उसका जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता का जवाब देना पड़ेगा। और अग्निवीर किस तरीके से उत्तराखंड के नौजवानों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों, उसका जवाब देना पड़ेगा। खनन व्यवसायियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से किस तरीके से पत्र जारी होते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। इन सब बातों का जवाब उनको बागेश्वर में भाजपा को देना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का ये बहुत बड़ा टेस्ट है और उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ माननीय अध्यक्ष जी उस चुनाव को, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जाएगा। और आज भी अध्यक्ष जी आप देखिए, आज 5 दिन से लगातार बागेश्वर में है और आगे चुनाव खत्म होने तक माननीय अध्यक्ष जी बागेश्वर में ही रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर देहरादून के अपने कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो पर माल्यार्पण कर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गणेश जोशी ने वाजपेयी के देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी को एक पहचान दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंची है, तो स्थान में पहुंचाने में वाजपेयी जी का अभूतपूर्व योगदान है। या कहूं कि उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता या पार्टी को अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिनको अजात शत्रु कहा जाता था, आपको जहां ध्यान होगा नरसिम्हा राव ने एक बार भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑपोजिशन में होते हुए वाजपेयी जी को भेजा। और जब आप बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, लोग बड़े
गंभीरता से उनकी बात को सुनता थे और 5 साल पहले 93 वर्ष की आयु में वो हमें छोड़कर चले गए। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जर्मनी से आए डेलीगेट्स के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मिलेट्स और मोटे अनाज को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने को लेकर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाने के लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सरकार कोशिश कर रही है कि कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान मिल सके, जिसके लिए इस तरह की बैठकें आगे भी की जाएंगी। पॉलिसी मिस्टर जनरल हर्ट के नेतृत्व में मुझसे मिला और कई विषयों पर उनसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए। और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में। इन सब विषयों पर उनसे विस्तार से बातचीत हुई है और सितंबर मिड में या सितंबर लास्ट में एक वर्कशॉप हम इनके साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइज। बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती देवी के नामांकन सभा को संबोधित करने सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। चंदन राम दास ने बागेश्वर के लोगों का दास बनकर सेवा की है। हम सभी को उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम का कहना था कि विपक्ष अपने 4 काम नहीं गिनवा सकता है। बीजेपी का मकसद विकास है। लव जिहाद, अवैध अतिक्रमण से उत्तराखंड को मुक्त करना बीजेपी का लक्ष्य है। नामांकन सभा में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ ही गंगोली हाट, नैनीताल, रानीखेत के विधायक भी मौजूद रहे। तो बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी ने अपना नामांकन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में किया। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बागेश्वर उपचुनाव से जुड़े राजनीतिक समीकरणों पर मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के मंत्रीगण वहां मौजूद हैं। जनसभा हो रही है, ऐसे में एक बड़े मार्जिन से बीजेपी बागेश्वर विधानसभा में जीत दर्ज करेगी। साथ ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये उम्मीद भी जताई कि दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अधूरे कामों को अब उनकी पत्नी पार्वती दास पूरा करेंगी। कोरोना की विकट परिस्थितियों में अपने परिजनों को खोने वाले बच्चों के उद्धार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इसके मद्देनजर कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों के लिए 3,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। पौड़ी जनपद के बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि यहां भी वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है जिन्होंने कोरोना की विकट परिस्थितियों में अपने मां बाप को खो दिया था। उन्होंने बताया कि जनपद पौड़ी में 500 से ज्यादा ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिससे इन बच्चों का उद्धार किया जा सके। वात्सल्य योजना है, ये योजना चलवाई गई थी ऐसे बच्चों के लिए जो कि जिनके माता पिता कोविड में गुजर गए थे। तो 3,000 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति इन बच्चों को दी जाती है और अगर हम जनपद पौड़ी की बात करें तो 500 से अधिक बच्चे इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
उधर चमोली में 13 अगस्त को बादल फटने से 2 नेपाली मूल के व्यक्ति लापता हो गए थे। उनके शव और अंग बरामद कर लिए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कुलदीप रावत ने गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया था, लेकिन उन गुमशुदा व्यक्तियों का कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था। पावर हाउस बिरही गंगा के पास एक व्यक्ति का शव मिला, जिसका एक पैर नहीं था। शव की शिनाख्त उसके परिजन अमन ओली द्वारा की गई। एक अन्य व्यक्ति का पूरा शरीर बरामद नहीं हुआ, सिर्फ दाहिना पैर मिला। लोगों द्वारा बताया गया कि ये दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो बह गया था। मृतकों के परिजनों द्वारा बताया गया कि ये दोनों लोग बिरही से ऊपर जंगल में डेरा बनाकर रहते थे और लीसा का कार्य करते थे। कोतवाली चमोली पुलिस द्वारा बरामद शव और मानव अंग को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अब देहरादून ISBT का जीर्णोद्धार करने की तैयारी कर रहा है। MDDA के VC बंसीधर तिवारी ने APN न्यूज पर बताया कि अभी तक पुरानी कंपनी ISBT को संचालित कर रही थी, लेकिन अब ISBT का पूरा कंट्रोल MDDA ने अपने हाथ में ले लिया है। उसको कैसे चलाना है और कैसे एक रेवेन्यू मॉडल बनाना है, इसके लिए DPR बनाया जा रहा है। वहीं ISBT मॉल को लेकर भी इस दौरान फैसला लिया गया है। इसको यूनिटी मॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। PPP मोड में रैंकिंग की उसकी अवधि पूर्ण हो रखी थी, तो प्राधिकरण के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका संचालन हम लोग खुद ही करेंगे और उसमें हम लोगों ने जो उसका रिनोवेशन का प्लान बनाया है और जो दुकानदार उनसे ही बात हुई है और लगभग 1.5 करोड़ की हमारी आमदनी इससे हर माह हो रही है। तो प्राधिकरण के लिहाज से भी एक बड़ी अच्छी परियोजना है और इसका हम लोग एक यूनिटी मॉल के रूप में विकसित करने के लिए इसमें हमने आर्किटेक्ट्स को लगाया हुआ है और प्रेजेंटेशन कराएंगे। फिर जो बेहतर होगा उस बेस पर हम लोग उसको आगे विकसित करेंगे। उधर दिनेशपुर पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चों के द्वारा वाहन चलाने वाले बाइकर्स पर लगाम कसना शुरू कर चुकी है। पुलिस की ओर से अभियान चलाकर तेज आवाज में गाड़ी दौड़ाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों की भी चेकिंग की जा रही है। दिनेशपुर में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शोर करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शहर में वाहनों की जांच की और फिर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई कर वाहनों को सीज कर दिया। SI संतोष ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले के अलावा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने वाले बाइक चालकों को रोका गया। अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं उनके लिए और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से एक तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए। उत्तराखंड पुलिस की आप बच्चों को वाहन ना दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो उसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके तहत हम रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इसमें उन पर कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।